नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। खबरों की शुरुआत करेंगे तो मुरादाबाद दौरे पर रहे सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां सामूहिक विवाह समारोह में सीएम योगी शामिल हुए। नए जोड़ों को सीएम योगी ने आशीर्वाद दिया। तो बता दें, 148 करोड़ की 48 परियोजनाओं की भी सौगात दी है उन्होंने। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी जोड़ों को बधाई देता हूं। महामारी से बचने के लिए समय पर पीएम ने फैसला लिया। अगर समय पर फैसला नहीं लिए जाता तो स्थिति और ज्यादा खराब हो जाती। कोरोना काल में कई अहम फैसले लिए गए हैं। गरीबों के घर तक राशन पहुंचाए गए। तो सीएम योगी आदित्यनाथ मुरादाबाद दौरे पर रहे थे, जहां सामूहिक विवाह समारोह में शामिल हुए और नव विवाहित जोड़ों को उन्होंने आशीर्वाद दिया। साथ ही कोरोना काल को लेकर उन्होंने कई बातें कही और उन्होंने ये भी कहा कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन में कोरोना से जमकर लड़े हैं। 148 करोड़ की 48 परियोजनाओं की सौगात दी है आज सीएम योगी ने। और महामारी को लेकर, महामारी कोरोना को लेकर उन्होंने कहा कि महामारी से बचने के लिए पीएम ने फैसला लिया समय पर। अगर समय पर फैसला नहीं लिया जाता तो स्थिति और ज्यादा खराब होती। कोरोना काल में कई अहम फैसले लिए गए और गरीबों को लेकर उन्होंने कहा कि वक्त पर गरीबों के घर तक राशन पहुंचाए गए हैं कोरोना काल में। वही लोग नकारात्मकता पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, वही लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान का अपमान कर रहे हैं, और वही लोग हैं जो लगातार समाज में अव्यवस्था अराजकता का माहौल पैदा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमें ऐसे लोगों से सावधान होना होगा, जिनके एजेंडे में कभी किसान नहीं था, जिनके एजेंडे में कभी मजदूर नहीं था, जिनके एजेंडे में कभी नौजवान नहीं था, जिनके एजेंडे में कभी महिलाएं नहीं थी, जिन्होंने केवल वोट बैंक को बना करके इन्हें अपने स्वयं के स्वार्थ के वोट बैंक बना करके सत्ता प्राप्त करने का साधन मात्र बनाया था, वही लोग आज गुमराह करके और तमाम प्रकार की भ्रम की स्थिति पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। भाइयों, मैं आज मैं कह सकता हूं कि केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाएं बिना भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके के लिए, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में कन्या के जन्म लेने से लेकर के स्नातक तक की पढ़ाई तक के लिए 15,000 रुपए की एक पैकेज एक कन्या को सरकार दे रही है। और जब वह शादी के योग्य होती है, श्रमिक परिवार से है, तो श्रम विभाग के द्वारा 65,000 रुपए एक बालिका की शादी के लिए प्रदान किए जाते हैं। अगर वे सामान्य परिवार के हैं तो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 51,000 रुपए की राशि भी राज्य सरकार भी उस योजना के अंतर्गत प्रदान करती है। समाज कल्याण विभाग के द्वारा 20,000 रुपए की अतिरिक्त राशि शादी विवाह के लिए उपलब्ध कराई जाती है। ये सभी इसलिए जिससे कहीं भी कोई भी बेटी शादी के पैसे के भाव में शादी से वंचित न रह पाए, शादी से वंचित न रह पाए। मुझे याद है जब उत्तर प्रदेश का हमारा कैबिनेट होने जा रहा था और उस समय बात सामने आई थी कि सामूहिक विवाह की योजना क्यों, लोग मुझसे इस बारे में प्रश्न पूछते थे और मैंने इसी बात को कहा। मैंने कहा, देखिए, गरीब कन्याओं की शादी के लिए बिना किसी जाति बंधन के, कोई जाति नहीं, कोई मत नहीं, कोई मजहब नहीं, कोई क्षेत्र नहीं, कोई भाषा नहीं, बेटी सबकी होती है और उस बेटी के प्रति सम्मान का भाव रखने के लिए हम लोगों को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना चलानी चाहिए। उस समय समाजवादी पार्टी के लोग, कांग्रेस के लोग, बसपा के लोग, अन्य राजनीतिक दलों के लोग हंसते थे, कहते थे इससे क्या होने वाला। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हम लोग मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत पिछले 2-3 वर्ष के अंदर हम लोगों ने लगभग 1.25 लाख से अधिक कन्याओं की शादी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंदर संपन्न की है। आप सोचिए, ये 1.25 लाख से अधिक कन्याएं जिनका विवाह मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत होता था, आखिर ये किसी की बेटी को है। मुझे याद है एक बार की घटना,
मेरे पास एक महिला, मैं कार्यालय सांसद के रूप में अपने कार्यालय में नियमित रूप से बैठता था, जनता से मिलता था, और एक महिला आई थी। वो महिला बहुत देर से खड़ी थी। मैं जब जनता से मिला, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यहाँ क्यों खड़ी, क्यों आप अपनी बात नहीं कहते? उसने कहा मेरे सामने, उसने कहा कि मुझे धर्मशाला में एक कमरा मिल पाएगा। तो मैंने पूछा, मैंने कहा धर्मशाला में कमरे से आप क्या करेंगे? कहा कि लड़की की शादी करनी है। तो मैंने कहा एक कमरे में लड़की की शादी होती है क्या? तो फिर उसने कहा कि मेहमान आएंगे। मैंने कहा कितने मेहमान आएंगे? उसने कहा 10-12। भोजन था। मैंने कहा भोजन में क्या चाहिए? उसने कहा दाल चावल मिल जाए। तो मैं समझ गया कि ये किसी कमजोर मजदूर परिवार की महिला है, पैसा नहीं है, लड़की की शादी करना चाहती है, शादी तय कर चुकी है। तो हम लोगों ने शादी विवाह को बहुत अच्छे ढंग से संपन्न करवाया। उस समय उस पूरे कार्यक्रम में मुश्किल से 25,000 रुपए खर्च हुए थे। जब मैं मुख्यमंत्री बना तो मैंने सबसे पहले एक व्यवस्था बनाई कि 35,000 रुपए एक कन्या की शादी के लिए राज्य सरकार के द्वारा सामूहिक विवाह के रूप में करने को उपलब्ध कराएंगे। और उसके बाद जब इसकी डिमांड बढ़ी तो हमने इस राशि को 51,000 दिया है। और आज मुझे बहुत प्रसन्नता है कि प्रदेश के अंदर हमारे जनप्रतिनिधियों की लोकप्रिय योजना है। और वहीं बिजनौर दौरे पर रही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, बता दें किसान महापंचायत को उन्होंने संबोधित किया। उस दौरान उन्होंने कहा कि देश का किसान आज टूट चुका है। देशभक्त और देशद्रोही में अंतर नहीं पहचान पाए पीएम। किसानों का भला नहीं कर रही सरकार। 2017 से यहां गन्ना का रेट तक नहीं बढ़ा है। मोदी सरकार जो नए कानून लाई है उससे उद्योगपति जमाखोरी कर सकते हैं। तो बिजनौर दौरे पर रही प्रियंका गांधी, जहां उन्होंने पीएम मोदी को लेकर कई बातें कही। उन्होंने किसानों को लेकर जो इस संबोधन में बातें कही, उन्होंने कहा कि देशभक्त और देशद्रोही में पहचान नहीं कर पाए, अंतर नहीं कर पाए पीएम मोदी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 2017 से यहां गन्ना का रेट ही नहीं बढ़ा। मोदी सरकार जो नए कानून लाई है उससे उद्योगपति जमाखोरी कर रहे हैं। जमाखोरी करने की बात कही, जमाखोरी कर सकते हैं। जिस तरीके से ये बयान इस दौरान उनके सामने आए हैं, साफ जाहिर है कि आने वाले चुनावों को लेकर किसानों के आंदोलन का जो मुद्दा बनाकर कांग्रेस आगे बढ़ती नजर आ रही है, कहीं ना कहीं उसका फायदा लेने की कोशिश में कांग्रेस है। इससे खुशहाली बढ़ेगी, लेकिन क्या हुआ? असलियत तो ये है कि उनके राज में ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप बताइए, क्या आपकी कमाई दुगनी हुई है? क्या गन्ने का दाम 2017 से बढ़ा है? आप सब गन्ने के किसान हैं। आज भी जो निर्णय लिया है सरकार ने, क्या गन्ने का दाम बढ़ाया है इन्होंने? आपका बकाया कितना है? आपको मालूम होगा कि यूपी के किसानों का, गन्ने किसानों का 10,000 करोड़ रुपया बकाया है। और अगर पूरे देश भर के गन्ने का बकाया देखा जाए तो 15,000 करोड़ का है। अब आप सोच सकते हैं कि ऐसे प्रधानमंत्री हैं कि आपका बकाया आज तक पूरा नहीं किया, लेकिन अपने लिए दुनिया में भ्रमण करने के लिए इन्होंने 2 हवाई जहाज खरीदे हैं। 2 हवाई जहाजों की कीमत आप जानते हैं क्या है? कितनी है कीमत? इन 2 हवाई जहाजों की कीमत 16,000 करोड़ रुपए है। एक हवाई जहाज है 8,000 रुपए का, करोड़ रुपए का। दूसरा हवाई जहाज 8,000 करोड़ रुपए का। कुल मिलाकर 16,000 करोड़ रुपए के इन्होंने 2 हवाई जहाज खरीदे हैं, जबकि 15,000 करोड़ रुपए में इस देश के एक गन्ने किसान का बकाया वो वापस कर सकते थे। आपने पढ़ा होगा कि दिल्ली में संसद भवन जो है उसके
बड़ी योजना बनी है। कितने रुपए की योजना है? 20,000 करोड़ रुपए की वो योजना है। जबकि वो संसद भवन दुनिया में मशहूर है। वो इंडिया गेट को देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। उसके सुंदरीकरण के लिए 20,000 करोड़ रुपए उपलब्ध है, लेकिन इस देश के किसान के बकाये के लिए 15,000 करोड़ उपलब्ध नहीं है। यही इस सरकार की नीयत है। जो भरोसा आपने किया था वो भरोसा टूट चुका है। एक शायर ने कहा था, भगवान का सौदा करता है, इंसान की कीमत क्या जाने। जो गन्ने की कीमत दे न सका तो जान की कीमत क्या जाने। और खबर रायबरेली से, जहां अपनी मांगों को लेकर लामबंद हुए सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल शुरू कर दी है। सफाई भी बंद कर दी। इस दौरान उन्होंने अपनी हड़ताल शुरू करने के बाद साफ कहा कि मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हड़ताल पर ही रहेंगे तमाम सफाई कर्मी। तो अपनी मांगों को लेकर सफाई कर्मियों ने हड़ताल शुरू कर दी है। साफ सफाई भी इस दौरान उन्होंने बंद की और साथ ही उन्होंने कहा कि जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक इसी तरह से हड़ताल चलती रहेगी। तो तमाम कर्मचारी ये नजर आ रहे हैं, 1 दिवसीय कार्य बहिष्कार। और इस दौरान कही बात जो आप तक पहुंचा रहे हैं, मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हड़ताल पर रहेंगे सफाई कर्मी। और धरना के दौरान यहां नारेबाजी भी करते हुए नजर आ रहे हैं कि ये कर्मचारी। संवाददाता असद खान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। असद, आपसे पूरी जानकारी लेंगे, इन कर्मचारियों की मांगों के बारे में जानेंगे और क्या कुछ प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। जी बिल्कुल, जिस तरह से सफाई कर्मचारी लगातार अपनी मांग को लेकर वहां के ईओ से और नगर पालिका अध्यक्ष से कई बार अपनी शिकायत दर्ज करा चुके हैं कि आउटसोर्सिंग से जो काम कराया जाता है उसका भी इनको भुगतान नहीं किया जाता है। और जो भी इनके सफाई कर्मचारी हैं जो रिटायर्ड हो चुके हैं उनको और पेंशन के जो सुविधाएं हैं वो भी उपलब्ध नहीं कराई जाती है। उस पर कहीं ना कहीं अब ये सफाई कर्मचारी लामबंद होकर और कार बहिष्कार के उस पर पहुंच गए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर हमारी मांग नहीं मानी गई तो हम आगे चलकर सफाई कर्मचारी का बहिष्कार करेंगे और भी सफाई कर्मचारियों को साथ में लेकर धरना प्रदर्शन करेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया असद, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और गाजियाबाद में भी पड़ रहा चमोली में ग्लेशियर टूटने का असर। बता दें, प्रताप विहार स्थित गंगाजल प्लांट को बंद किया गया। गंग नहर पर कचरा आने की वजह से इस प्लांट को बंद किया गया है। वसुंधरा, इंदिरापुरम और नोएडा की पानी की सप्लाई बंद कर दी गई है। गंगाजल आपूर्ति से करीब 10 लाख की आबादी प्रभावित हुई है। तो जिस तरीके से गंग नहर पर कचरा आने की वजह से प्लांट बंद कर दिया गया है, उसके बाद 10 लाख की आबादी प्रभावित दिखाई दे रही है। गाजियाबाद में चमोली में ग्लेशियर टूटने का बड़ा असर देखा जा रहा है। प्रताप विहार स्थित गंगाजल प्लांट को बंद कर दिया गया है। जो गंग नहर में कचरा आया उसको देखते हुए संवाददाता यादराम भारती हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। यादराम, आपसे पूरी जानकारी लेंगे। जिस तरीके से इस प्लांट को बंद किया गया, 10 लाख की आबादी प्रभावित हुई है, किस तरीके से आपूर्ति की जाएगी अब? देखिए, जिस समय से जो उत्तराखंड की जो त्रासदी हुई है उसके बाद से ही बहुत सारा जो कचरा है और जो बहुत सारा सिल्ट है वो गंगा नदी में आ गया है, जिसकी वजह से अभी फिलहाल जो गंगा जल का जो प्लांट है उसको बंद कर दिया गया है और नगर निगम इसकी जो सफाई है उसको करने की तैयारी में जुट गया है। लेकिन इससे पड़ने वाला जो प्रभाव है वो करीब 10 लाख से भी ज्यादा जो आबादी है उस पर पड़ेगा और सीधे तौर पर जो इनको गंगा जल मिल रहा था उसकी आपूर्ति अभी नहीं हो पाएगी। और नोएडा, वसुंधरा और इसके साथ ही जो नोएडा की जो कॉलोनियां हैं उनके जिस तरीके से सीधी सप्लाई गंगा जल की मिल रही थी वो नहीं हो पाई थी। इसके अलावा जो उत्तराखंड से जो त्रासदी हुई है उसको लेकर के भी यहाँ पर एक अजीब और भय का माहौल है, जिसको लेकर भी गंगा जल का जो प्लांट है जल निगम द्वारा उसको बंद कर दिया गया है और फौरी तौर पर इसकी आगे की जो भी सफाई होगी उसके बाद इसको शुरू किया जाएगा। जी ठीक है, और जो लोगों की फिर सहूलियत के लिए क्या किया जा रहा है? देखिए, फिलहाल जो गंगा जल है उसकी आपूर्ति तो हो ही नहीं पाएगी और
जो नॉर्मल जो पानी है उसी से ही लोगों को काम चलाना पड़ेगा। जहां तक लोगों की सुविधा की बात है तो इस बारे में अभी तक अधिकारी कुछ नहीं बोल रहे हैं कि उनको आपूर्ति कैसे होगी, लेकिन उनका ये जरूर कहना है कि जब पूरी तरीके से जो सिल्ट है और जो कचरा है वो जब निकल जाएगा उसके बाद ही क्या उम्मीद जो है पानी कब का तक प्लांट है ये उसको श्रेय कचरा जाएगा। साफ हो सकता है? यादराम, कब तक ये कचरा साफ हो सकता है? क्या उम्मीद जताई जा रही है यादराम? अधिकारी की तरफ से कहा नहीं गया जल निगम की कि कितना समय इस पूरी प्रक्रिया में लगेगा और कितने समय में ये साफ हो जाएगा। चूंकि जैसे कि ग्लेशियर फटा और उसके बाद जो पानी यहाँ पर आया और कचरा की जो मात्रा है वो कितनी है उसके हिसाब से ही तय हो पाएगा कि इस पूरे प्लांट को साफ होने में कितना समय लगेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। यूपी के प्रयागराज में कानून व्यवस्था मर गई है। एसएसपी सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी के राज में कानून व्यवस्था ने दम तोड़ दिया है। बता दें, प्रयागराज से रोज बड़ी आपराधिक घटनाएं सामने आ रही हैं। लगातार कानून व्यवस्था संभालने में नाकाम साबित हो रहे हैं एसएसपी सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी। बता दें, प्रयागराज के जॉर्ज टाउन इलाके में दिन दहाड़े फायरिंग की गई। बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े 2 युवकों को गोली मारी। गोली मारकर पिस्टल लहराते हुए ये बदमाश फरार हो जाते हैं। शोभित नाम के युवक की मौके पर ही मौत हो गई। बता दें, एक युवक घायल है। घायल सत्यम मिश्रा को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। तो जिस तरीके से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं यूपी के प्रयागराज से, लगातार इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही है, जिससे साफ साबित हो रहा है कि कानून व्यवस्था चरमरा गई है, टूट गई है कानून व्यवस्था। एसएसपी सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी कानून व्यवस्था संभालने में नाकाम दिख रहे हैं। प्रयागराज के जॉर्ज टाउन इलाके में दिन दहाड़े फायरिंग होती है और बेखौफियत देखिए, बदमाशों में खाकी का कतई कोई डर नहीं नजर आता। तमंचा लहराते हुए गोली मार के ये बदमाश फरार हो जाते हैं। एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया हुआ है। इलाज जारी है, लेकिन स्थिति गंभीर बनी हुई है। तो शोभित नाम का युवक है जिसकी मौके पर मौत हो गई। सत्यम मिश्रा जो गंभीर स्थिति जिसकी बनी हुई है, घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो आखिर किस तरीके से कानून व्यवस्था को संभाल रहे हैं एसएसपी सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी? क्या कर रहे हैं जो ये बदमाश इतनी बेखौफियत से अपनी वारदातों को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं? तो बड़ा सवाल कि कानून व्यवस्था को किस तरीके से सुव्यवस्थित रखा जाए, क्योंकि यहां तो साफ नजर आ रहा है कि बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि पुलिस का बिल्कुल डर इनमें रहा नहीं। बेखौफियत इतनी ज्यादा बढ़ गई कि दिन दहाड़े किसी को भी गोली मारकर यहां से निकल जाते हैं और पुलिस उनका पता भी नहीं लगा पाती। राज बहादुर संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। राज बहादुर, आपसे पूरा मामला जानेंगे और पुलिस क्या कर रही है इस वक्त? जैसे कि बता दें, दिन दहाड़े युवक को गोली मारकर बदमाश फरार हो जाते हैं। पिस्टल लहरा के मौके पर पुलिस पहुंचकर जांच पड़ताल कर रही है। बड़ा प्रयागराज पुलिस पर बड़ा सवालिया निशान हो रहा है। दिन दहाड़े युवक को गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और पुलिस अभी खाली हाथ बैठकर तलाश कर रही है। मौके पे एडीजी प्रेम प्रकाश पहुंचकर जांच पड़ताल की हवाला देते हैं। यही 24 घंटे के अंदर 2 गोली का वारदात को अंजाम दिया गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और खबर बुलंदशहर से, जहां पत्नी को ससुराल लेने गए पति की पिटाई कर दी गई। मामूली कहासुनी को लेकर यहां विवाद शुरू हुआ था। ससुराल वालों ने लाठी डंडे से दामाद पर हमला किया। पीड़ित ने ससुराल पक्ष के खिलाफ थाने में फिलहाल तहरीर दी है और पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की बात कही है। तो बुलंदशहर के स्याना कोतवाली क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। पत्नी को लेने गया था पति, जहां ससुराल पक्ष की तरफ से उस पर हमला किया गया है। तो पुलिस ने मुकदमा फिलहाल दर्ज कर लिया है। पीड़ित ने ससुराल पक्ष के खिलाफ थाने में तहरीर दी थी और आगे पुलिस की तरफ से कार्रवाई की बात कही गई है। और वहीं इटावा पुलिस ने अवैध असला फैक्ट्री का खुलासा किया है। पुलिस ने बरामद किया है हथियारों का जखीरा। मामले में 3 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने
11 अवैध असला, 2 अर्धनिर्मित अवैध असला बरामद किए हैं। 19 कारतूस, 315 बोर के और 12 बोर के अलावा असला बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। तो वो बरामद किया हुआ सामान इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। साथ ही साथ जो कार्रवाई की, बड़ी कार्रवाई करते हुए ये खुलासा किया गया। और चमोली आपदा से गोरखपुर में भी मातम छाया हुआ है। आपदा में 3 लोगों के मरने की जानकारी मिली। एक गांव के 2 और जिले के 1 व्यक्ति के मरने की सूचना मिली। पिछले 7 दिनों से लापता है गौरा खास और केशवपुरवा के लोग। बता दें, आपदा प्रबंधन की तरफ से मिली लाश, जो जानकारी मिली है उससे जिले में कोहराम मचा हुआ है। तो प्रशासन आगे की कार्रवाई में फिलहाल जुट चुका है। अभी जो स्टेट टीम वहाँ पर गई हुई है, उनसे मेरी वार्ता हुई। उन्होंने बताया है कि 3 लोग हैं। वेद प्रकाश पुत्र राजेंद्र सिंह गौरा खास के, धनुषधारी पुत्र रामललित ये भी गौरा खास के ही हैं, और शेषनाथ उपाध्याय पुत्र जयराम जो कि केशव खुराहा सहजनवा के हैं। ये अभी इन 3 लोगों की डेड बॉडीज़ वहाँ पर मिली हैं, जिसे अभी पोस्टमार्टम कराया जाएगा। और पोस्टमार्टम कराने के बाद संबंधित जो फैमिली है उसको हैंडओवर करेंगे। ये अभी उनके बड़े भाई चक्रधारी द्वारा सूचना मिली है फ़ोन से कि उन दोनों लोगों की बॉडी बरामद हो गई है। मोबाइल पे व्हाट्सएप भी आया है, उनका फ़ोटो भी आया है कि दोनों लोग बरामद हो गए हैं। बाकी प्रक्रिया वहाँ पूर्ण करने के बाद बॉडी हम लोगों को दी जाएगी। इनके घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। वही दोनों लोग थे, उन्हीं लोगों के ऊपर पूरे घर का दारोमदार था। एक को 4-5 बहनें हैं, सब उन्हीं पे पूरा निर्भर था। सरकारी सहायता की आवश्यकता परम रूप में है। कम से कम 50 लाख रुपए के एक सहायता दी है। अच्छा, अभी तक कोई सरकारी सहायता प्राप्त हुई है? जी, माननीय डीएम। वहीं बरेली के बिसरी चैनपुर थाना इलाके में पेड़ से लटके युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं एसपी ग्रामीण ने बताया कि युवक की मौत फांसी लगने की वजह से हुई है। शव की शिनाख्त कर ली गई है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पेड़ से लटका हुआ शव मिला है युवक का। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। थाना बिथरी चैनपुर क्षेत्र में एक भट्टे के बगल में एक व्यक्ति के द्वारा पेड़ से लटककर आत्महत्या कर ली है। उस व्यक्ति की शिनाख्त हो गई है। जो पोस्टमार्टम कराने के बाद उसका जो कॉज ऑफ डेथ है वो हैंगिंग आया है। उसका क्या कारण थे उसकी आत्महत्या करने के संदर्भ में जो है थाना